नमस्कार। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास किसे कहते हैं, और आर्थिक समृद्धि के मापक हमने पढ़ा था, यानी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास के मापक। आर्थिक विकास के मापक, इसमें क्या क्या आएगा? ये आएगा मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई, लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक यानी जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। नेक्स्ट है लैंगिक खुशहाली सूचकांक जेंडर वेलबींग इंडेक्स जीडब्ल्यूआई। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई। अगला है तकनीकी उपलब्धि सूचकांक यानी टीएआई टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स। और नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स एचपीआई। इन सभी को मिलाकर के जितने भी सूचकांक है, इन सभी से हम क्या मापते हैं? आर्थिक विकास। किसी देश की अगर आर्थिक विकास को अगर मापना हो तो हम क्या देखेंगे? इन्हीं सूचकांक को देख करके हम पता लगाते हैं कि उस देश की आर्थिक विकास कितना है, कैसा है। तो आइए एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहला है मानव विकास सूचकांक यानी HDI। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है ये? इस सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों यानी जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। किसकी गणना? मानव विकास सूचकांक की गणना 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर की जाती है। कौन कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पीपीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यही 3 है। इन 3 का डेटा निकाला जाता है किसी देश का, फिर हम देखते हैं कि उसका मानव विकास सूचकांक कितना है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। देखिए, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, जिन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी थी। इसमें भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आ सकता है एग्जाम में, है ना? किस भारतीय अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक में अपना योगदान दिया है? तो आप अमर्त्य सेन पर मार्क करेंगे। अगला है मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0 से 1 के मध्य होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में सबसे ऊपर होता है ना? अधिक ऊपर होता है, मतलब ये मान लिया जाता है कि उसका जो मानव विकास सूचकांक अगर उसका ठीक ठाक है, तब हम ये मान लेते हैं कि
उस देश की आर्थिक विकास ठीक ठाक है ना। अगला है पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। इसको प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर अभी बताया ना मैंने, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक अगर उसका होता है ना, उसी में उसको रैंक दिया जाता है, अंक दिया जाता है। 0.8 से 1 अंक जो भी देश प्राप्त करता है उसको उच्च मानव विकास वाले देश कहते हैं। 0.8 से 1 अंक अगर कोई देश प्राप्त करता है तो उसे हम उच्च मानव विकास वाला देश कहेंगे। 0.5 से 0.799 तक अगर कोई देश अंक प्राप्त करता है तो उसे मध्यम मानव विकास वाला देश कहेंगे। वही अगर 0 से लेकर 0.499 तक अगर कोई देश अंक प्राप्त करता है, मतलब कि मानव विकास सूचकांक में अगर उस देश को 0 से लेकर के 0.499 तक अगर उसको मिलता है अंक, तो उसे हम निम्न मानव विकास वाला देश कहेंगे। अगला है 2010 से पहले UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका पूरा नाम है ये UNDP का। 2010 से पहले UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा GDP का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए UNDP द्वारा 2010 से पहले GDP का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 2010 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब ये है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि ये होता क्या है ग्रॉस नेशनल इनकम। ये अगला चैप्टर यही है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, अगला चैप्टर यही है। उसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, अच्छा हाँ, ये जो है UNDP पहले 2010 से पहले GDP का प्रयोग करता था, लेकिन बाद में उसने GNI का प्रयोग करना शुरू कर दिया मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए। ऐसा क्यों किया? उसने UNDP ने हवाला दिया कि भूमंडलीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण कई राष्ट्रों का जीवन स्तर विदेशी साधन आय से प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम GDP से न सूचकांक जारी करके, GDP को न आधार मान करके, GNI को आधार मानकर हम मानव विकास सूचकांक को जारी करेंगे। तो ये 2010 के बाद शुरू हुआ GNI से, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम से। जो मानव विकास सूचकांक है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 189 यानी 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। वहीं वर्ष 2018 में भारत 130वें स्थान पर था। ये जो 129वें स्थान पर है ना, ये 2020 का डेटा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार 189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर है।
मतलब कि एक पायदान ऊपर गया है। 2018 में 130वें स्थान पर था। इस सूचकांक में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है और जर्मनी है। मानव विकास सूचकांक में सबसे टॉप पर कौन कौन से? नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है और जर्मनी है। और सबसे निचले पायदान पर कौन कौन से हैं? तो देखिए, नाइजर है, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य है, दक्षिण सूडान है ना, चाड और बुरुंडी है, ये भी एक देश का नाम है। ये सब शामिल है। आइए पड़ोसी देश से तुलना करते हैं। पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें स्थान पर है, चीन 85वें स्थान पर है, भूटान 134वें स्थान पर है, बांग्लादेश 135वें स्थान पर है, म्यांमार 145वें स्थान पर है, नेपाल 147वें, पाकिस्तान 152वें और अफ़गानिस्तान 170वें स्थान पर शामिल है। ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें इतने स्थान पर पड़ोसी देशों को इतने स्थान पर शामिल किया गया, ये सामने लिखा है सब कुछ। वहीं भारत एक स्थान ऊपर बढ़ा है, ऊपर खिसका है, मतलब कि भारत की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी है। दक्षिण एशिया वर्ष 1990 से 2018 के बीच विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र है दक्षिण एशिया, है ना। दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है 1990 से लेकर 2018 तक, यानी कि इन 28 सालों में सबसे ज़्यादा विकास करने वाला क्षेत्र है। इस अवधि में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दक्षिण एशिया में 46% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के SDI वैल्यू में, मतलब कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें 50% तक की वृद्धि हुई है। अभी बताया ना मैंने, एक स्थान ऊपर गया है। वर्ष 1990 में जहां यह मूल्य 0.431 था, वहीं वर्ष 2018 में 0.647 अंक मिला है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना आगे बढ़ा है, 50% तक आगे बढ़ गया है ना। अभी मैंने बताया कि 0 से 1 तक होता है, इसका जो सूचकांक जारी किया जाता है उसमें 0 से लेकर 1 तक अंक दिया जाता है, और जिसको ज़्यादा मिलता है उस देश की आर्थिक विकास बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, भारत का 1990 में इतना था और 2018 में इतना हो गया, यानी कि भारत आगे बढ़ रहा है। भारत में आर्थिक विकास ठीक ठाक है पहले की तुलना में। अब दूसरा है लैंगिक विकास सूचकांक, GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये GDI यानी लैंगिक विकास सूचकांक मानव विकास की उपलब्धियों में लिंग अंतराल को मापता है। देखिए यहाँ लिखा है लिंग अंतराल को मापता है, जो मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन स्तर के एक ही घटक संकेतकों का उपयोग करके महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं का लेखा जोखा करता है। ठीक है। 1955
1955 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। क्यों? महिला और पुरुष के बीच गैप कितनी है वो जानने के लिए, है ना। और ये भी देखना था कि इन लैंगिक विषमता कितनी है और पुरुषों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है ना। दोनों के बीच खाई को भरने के लिए सबको एक समान अधिकार मिले, इसलिए यूएनडीपी द्वारा इस कार्यक्रम को 1955 में इस सूचकांक को जारी किया गया, ताकि उस देश में लैंगिक विषमता कितनी है, लैंगिक विकास कितना हुआ है, महिला और पुरुष में कितना भेदभाव है। लैंगिक विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक के समान ही पद्धति का उपयोग करके महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग गणना की गई HDI का अनुपात है। वही बताया ना मैंने, वो देखा जाता है कि पुरुष कितना आगे निकले, महिला कितनी आगे निकले हैं, या ये देखा जाएगा कि पुरुष बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और महिला बहुत ज़्यादा पीछे रह गई। किस 3 क्षेत्रों में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन प्रत्याशा के क्षेत्र में, है ना। जीवन प्रत्याशा का मतलब कि वही मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, उनका स्वास्थ्य कैसा है ना, सब कुछ उसमें देखा जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यह महिला HDI को पुरुष HDI के प्रतिशत के रूप में दिखाते हुए लिंग अंतर का प्रत्यक्ष माप है। क्या? लैंगिक विकास सूचकांक। इससे पता चलता है कि महिला और पुरुष के बीच कितना अंतर है, कितना भेद है। GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना 166 देशों के लिए की जाती है। मतलब इसमें 166 देश शामिल हैं। GDI मूल्यों में लैंगिक समानता से पूर्ण विचलन के आधार पर देशों को 5 समूहों में बांटा गया है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी GDI सूचकांक से पता चलता है कि महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों से कितना पीछे है और मानव विकास के प्रत्येक आयाम के भीतर महिलाओं को कितना आगे बढ़ना है। वही चीज़ दोनों के अंदर, दोनों के बीच जो खाई होती है उसको पाटने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह सूचकांक जारी किया जाता है। इससे पता चलता है कि उस देश में महिलाओं को कितना तवज्जो दिया जाता है, क्या महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर एक फील्ड में, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, उनका जीवन प्रत्याशा कैसा है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है ना। समग्र एक रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर पुरुषों की और महिलाओं की तुलना की जाती है ना। अब आइए लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक वर्ष 1995 में यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया था। यूएनडीपी वही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है। किसमें? जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स में। पहला है राजनैतिक, ये यहाँ तय होना चाहिए, राजनैतिक ना हो गया, राजनैतिक अधिकार। दूसरा है आर्थिक अधिकार, तीसरा है सामाजिक अधिकार। क्या है राजनीतिक अधिकार? राजनीतिक अधिकार में मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, रिजेक्ट करने का अधिकार, चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है कि नहीं, ये देखा जाता है उसमें, ठीक है ना। सूचकांक जारी करते समय
राजनीतिक अधिकार को देखा जाता है। राजनीतिक अधिकार में ये देखा जाता है कि मत देने का अधिकार है कि नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं, रिजेक्ट करने का अधिकार उन्हें है कि नहीं, है ना। चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार है कि नहीं। दूसरा क्या देखते हैं, आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार में ये देखा जाता है कि कानून एवं योजनाओं के लागू होने में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, और रोजगार और स्वरोजगार में भी उनकी हिस्सेदारी कितनी है, ये भी देखा जाता है। इसके अलावा सामाजिक अधिकार में ये देखा जाता है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है या नहीं। इसके अलावा सामाजिक सम्मान का अधिकार भी उन्हें मिला है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को मिलाकर के एक समग्र रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, GEM। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है लैंगिक खुशहाली सूचकांक, GWI, जेंडर वेलबींग इंडेक्स। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, सभी अलग अलग हैं। GWI, ठीक है, GWI ऊपर वाला था GEM, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, और इसके ऊपर वाला अलग था, है ना, ये था GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सभी अलग अलग हैं, सबके मानक अलग हैं, मापने का तरीका, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, GDI, फिर उसके बाद GEM, इसके बाद GWI, लैंगिक खुशहाली सूचकांक, जेंडर वेलबींग इंडेक्स। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको एक ही जगह नोटबुक में लिखिएगा। इससे आपको तुलना करने में और अंतर समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इस सूचकांक की शुरुआत यानी लैंगिक खुशहाली सूचकांक की शुरुआत भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने 2010 में किया था। घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को कामकाजी महिलाओं में बदलना ही इस सूचकांक का उद्देश्य है। किसका? लैंगिक खुशहाली सूचकांक का। कामकाजी महिलाओं का वाणिज्यिक महत्व का दर्जा प्राप्त होता है, जबकि घरेलू जो महिला होती है, जिसको आप लोग हाउसवाइफ सभी लोग कहते हैं, जो हाउसवाइफ होती है, घरेलू महिलाएं होती हैं, उनके कार्यों का वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। तो इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है? इस सूचकांक का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को कामकाजी महिलाओं में बदलना ही इस सूचकांक का उद्देश्य है। किसका? लैंगिक खुशहाली सूचकांक का, जेंडर वेलबींग इंडेक्स का। अब आइए चलते बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए मैंने सभी चीज़ों को नहीं बढ़ाया है, कुछ सूचकांक को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिया है और कुछ सूचकांक को बस उतना ही लिया है जितना आपके काम के लिए है ना। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया ताकि आप लोग परेशान हो जाए, है ना। वो उतना ही काफ़ी है। जिस सूचकांक में हमें लगा है कि वो वहाँ से सवाल बन सकते हैं तो उसको हमने एक्सटेंड किया और करंट चीज़ों को उसमें जोड़ दिया है। फालतू के ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो आपके काम लायक हो। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस सूचकांक को भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने वर्ष 2010 में शुरू किया था। इनमें 3 आयामों को 10 उप आयामों में विभाजित किया गया है। मतलब इसमें पहले 3 आयाम को शामिल किया गया है। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं? पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा
और तीसरा है जीवन स्तर। मतलब जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जब बनाया जाता है, जारी किया जाता है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। तो इसमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर। और इन्हीं तीनों को 10 उप आयामों में विभाजित किया है। क्या क्या देखते हैं? स्वास्थ्य में क्या क्या देखता है? स्वास्थ्य में देखा जाता है शिशु मृत्यु दर और पोषण, न्यूट्रिशन, 2 चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा शिक्षा में क्या देखते हैं? स्कूलों में नामांकन और स्कूलों में समयावधि, है ना, कि स्कूलों में आपने नामांकन तो करा लिया और स्कूलों में समय अवधि, मतलब कि स्कूल में आप कब तक गए। पता चला कि आपने नाम लिखवा लिया, आप गए ही नहीं, आपके बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज है और आपके बच्चे का पता ही नहीं है। क्लास चल रही है, अन्य बच्चे आ रहे, लेकिन आपके बच्चे का पता ही नहीं है। तो ये भी देखा जाता है स्कूल में समय अवधि। जीवन स्तर, जीवन स्तर में क्या देखते हैं? जीवन स्तर में भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, शौचालय, बिजली, स्वच्छ पानी और आवास उपलब्धता, इसके अलावा परिसंपत्ति। जीवन स्तर, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन स्तर, है ना, आपका लेवल कैसा है। ये जीवन प्रत्याशा नहीं, जीवन स्तर, है ना। जीवन प्रत्याशा अलग चीज़ है और जीवन स्तर अलग चीज़ है। जीवन, हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इसमें ये देखा जाता है कि भोजन पकाने के लिए आप ऊर्जा, जैसे कि अभी मोदी जी ने उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों को, है ना, फ्री में गैस कनेक्शन दिया। क्यों? क्योंकि उनकी गरीबी दूर करने के लिए। ये उसी का एक हिस्सा है। किसका? ये जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटा गया है लोगों को, ये इसी का एक हिस्सा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कम करने के लिए प्रयास किया गया है भारत में। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा होगा, कुछ लोग उपले पे खाना बना लेते हैं, तो कुछ लोग लकड़ी पर खाना बनाते हैं, तो कुछ कोयले पर खाना बनाते। तो इससे क्या होता है कि प्रदूषण फैलता है ना, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह तो है ही, और जो वहाँ बैठ के खाना बनाते हैं या बनाती हैं उनके लिए भी खतरनाक है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए मोदी जी ने या भाजपा की सरकार ने फ्री में उज्ज्वला कनेक्शन दिया। इसके अलावा शौचालय, आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, शौचालय बनवाया जा रहा है घरों में, लोगों के घरों में फ्री में पैसा दिया जा रहा है ताकि लोग बाहर शौच करने से बचे, है ना, और पर्यावरण को गंदा ना करें, है ना। इसके अलावा विद्युत, आपने पढ़ाई होगा कि गवर्नमेंट ने सौभाग्य योजना लॉन्च किया है, जिसमें फ्री विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है ना। अगर आप बिजली कनेक्शन लेना चाहते तो फ्री में आपको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा सौभाग्य योजना के तहत। हर घर हर बिजली, हर घर सहज बिजली, है ना। उसके बाद स्वच्छ पानी, पानी के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। आवास उपलब्धता, मतलब अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना है, तो आवास की उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब एक बहुआयामी गरीबी, ये तो खैर लीक से हटकर था, लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब बनाया जाता है, तो इन सभी चीज़ों को मिला करके देखा जाता है कि उस देश में लोगों की ये सभी चीज़ों को मिला करके कि वहाँ पर मृत्यु दर कितना है, पोषण कितना है, स्कूलों में नामांकन, स्कूल में समयावधि, भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, शौचालय, विद्युत, स्वच्छ पानी, आवास उपलब्धता और परिसंपत्ति, है ना। ये 10 उप आयाम हैं। इन सभी को मिला करके क्या बनाते हैं? रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नाम से जारी करता है कौन? यूएनडीपी, ठीक है। इस सूचकांक के माध्यम से गरीबी की व्यापक
समझ विकसित होती है। अगर आपके पास जब सब कुछ डेटा आ जाएगा उस देश की, ये सभी 10 जो हमने बताया इससे संबंधित अगर आप डेटा ले लेते हैं किसी देश की, तो आप बता सकते हैं कि वो देश गरीब है या अमीर है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है ना। ये आप बता सकते हैं कि वो कितने गरीब हैं। इसके अलावा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2006 से 2016 तक लगभग 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाल चुका है। इसको नोट कर लीजिएगा। 2006 से लेकर 2016 तक लगभग भारत में 271 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब कि वो अब गरीब नहीं रहे। ये कौन कह रहा है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें इसको दर्शाया गया है कि 271 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। इसके अलावा संपत्ति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता और पोषण जैसे मापदंडों में भी भारत ने सुधार किया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। वर्ष 2005-06 में लगभग 640 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में रहते थे, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 369 मिलियन हो गया, जो कि एक सार्थक परिणाम देता है ना। अब पहले 640 मिलियन थे, अब कितने हो गए? 369 मिलियन के करीब हो गए, मतलब घट गए। यानी कि भारत आगे बढ़ रहा है ना। भारत में गरीब कम हो रहे हैं। 2005-06 के समय भारत का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो था वो 0.283 था, लेकिन 2015-16 के बीच यह घटकर 0.123 हो गया है ना। तो इस डेटा से पता चलता है कि भारत ने गरीबों की बहुत मदद की है और उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए यहाँ की सरकार ने बेहतर काम किया है। 101 देशों पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया है कि 31 देश निम्न आय वाले देश हैं और 68 देश मध्यम आय वाले देश हैं और 2 देश उच्च आय वाले देश हैं। कुल 1.3 बिलियन लोग, ध्यान रखिएगा मिलियन और बिलियन, देखिए यहाँ पर बिलियन है ना, ये देख लीजिएगा मिलियन और बिलियन। कुल 1.3 बिलियन लोग विश्व स्तर पर बहुआयामी गरीब हैं है ना। बहुआयामी गरीब, बहुआयामी मतलब जिसके पास जो 10 हमने उप आयाम बताया था है ना, वही अगर उसको अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो गरीब है कि नहीं है ना। भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश में भी 2004 से 2014 के बीच लगभग 19 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, यानी कि वे अब गरीब नहीं रहे। ये नोट करने वाला है, महत्वपूर्ण है। भारत का झारखंड राज्य बहुआयामी गरीबी को सबसे तेजी से हटाने वाला राज्य है। भारत में जो झारखंड राज्य है वह बहुआयामी गरीबी को हटाने वाला, उससे पीछा छुड़ाने वाला पहला राज्य है।
नहीं, पहला तो नहीं बोल सकते, है ना। सबसे तेजी से हटाने वाला पहला राज्य, हाँ पहला ही है। झारखंड में 2005-06 में 74.9% थी, जबकि 2015-16 में सिर्फ 46.5 ही रह गया। यानी कि बहुत बेहतर प्रदर्शन किया झारखंड राज्य ने बहुआयामी गरीबी को मिटाने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए, है ना, शिक्षा को बदलने के लिए, स्वास्थ्य को बदलने के लिए, है ना, बहुत अच्छा काम किया। तो ये था हमारा बहुआयामी सूचकांक, समाप्त हो गया। अब है तकनीकी उपलब्धि सूचकांक, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स। देखिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको भी ले लिया है। मान लीजिए अगर आ गया तो हल्का फुल्का जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स TAI, इस सूचकांक को 2001 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के निर्माण व प्रसार तथा कुशल मानव आधार के निर्माण में देश की प्रगति को व्यक्त करना है। मतलब तकनीकी के क्षेत्र में आपका देश कितना आगे बढ़ रहा है, ये टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स दर्शाता है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में उस देश की क्या स्थिति है, कितना आगे बढ़ा है, कितना कमी है, अभी कितना पीछे है। ये सब कुछ इस इंडेक्स के माध्यम से पता चलता है। यह सूचकांक प्रगति के 4 आयामों को मापता है। कौन कौन सा? पहला प्रौद्योगिकी सृजन, दूसरा नए तकनीकों का प्रसार, तीसरा पुराने तकनीकों का प्रसार और चौथा मानव कुशलता। देखिए अगर आपके पास कितना भी बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी है तो वहाँ पर कुशल मानव का होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट कुशल मानव के, प्रशिक्षित मानव के आपका टेक्नोलॉजी किसी काम का नहीं है। तो ये तो आप लोग भूल ही जाइए। वहाँ पर मानव टेक्नोलॉजी है, जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर कुशल मानव यानी प्रशिक्षित मानव का होना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि किसी देश की तकनीकी उपलब्धि सूचकांक 0.50 से अधिक या 1 के बराबर है तो उसे नेतृत्वकर्ता देश कहते हैं। सूचकांक में अगर उसको 0.50 से अधिक या फिर 1 के बराबर अगर उसे अंक मिलता है तो उस देश को हम नेतृत्वकर्ता देश कहेंगे। यदि 0.35 से 0.50 अंक मिलता है तो उसे क्षमतावान नेतृत्व वाला देश कहेंगे। और यदि 0.20 से 0.35 है, यानी कि इतना अंक अगर मिलता है 0.20 से 0.35 तो उसको हम ग्रहणकर्ता वाला देश कहेंगे। ठीक है। यदि तकनीकी उपलब्धि सूचकांक रिपोर्ट में यदि 0 से 0.20 तक किसी देश को अंक मिलता है तो उसे हम सीमांत देश कहेंगे। यह सूचकांक कौन? तकनीकी उपलब्धि सूचकांक या तकनीकी प्रगति सूचकांक बताता है कि किस प्रकार कोई देश अपने तकनीकी का जनन और विलयन करता है। वही चीज़ इस समय देखिए चाइना का बोलबाला है। चाइना टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहा है और सभी देश यही देख रहे हैं कि आखिर जो टेक्नोलॉजी बना रहा है, एक तो सस्ता होता है, भले टिके या न टिके। वो कहते हैं ना कि चले तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक, है ना। वही कहावत है टेक्नोलॉजी के फील्ड में।
तो जिस देश में अगर टेक्नोलॉजी के लिए अगर वहाँ की प्रगति देखनी है, टेक्नोलॉजी स्तर की, तकनीकी स्तर की, तो हम तकनीकी प्रगति सूचकांक या फिर तकनीकी उपलब्धि सूचकांक के माध्यम से हम उस देश का आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पर तकनीकी का प्रसार कितना है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसी है, नया है कि पुराना है, वहाँ पर प्रशिक्षित मानव कैसे हैं, है ना, कुशल मानव है या नहीं। ये इससे हम इस सूचकांक से पता लगा सकते हैं। अगला है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, HPI यानी हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स। इस सूचकांक की शुरुआत 2012 में हुई थी। वैश्विक खुशहाली सूचकांक की शुरुआत 2012 में हुई थी और इसे संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। हाल ही में 2020 में इसका 8वां संस्करण प्रकाशित किया गया है, मतलब कि 8वां रिपोर्ट जारी किया गया है। 2012 में स्टार्ट हुआ था, 20 चल रहा है, यानी कि 8वां रिपोर्ट ऐसा ही हो गया है ना। तो 8वां रिपोर्ट जारी किया गया है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों की स्थिति को दर्शाने के लिए 6 कारकों को शामिल किया जाता है। वो कौन कौन से कारक है आइए देख लेते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम आय भी कहते हैं, है ना, आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है आपका स्वस्थ जीवन काल। तीसरा है आपका सामाजिक सुरक्षा। चौथा है आपका विश्वास। 5वां है आज़ादी और 6 नंबर का है उदारता। इन सभी को मिलाकर के देखा जाता है, अगर ये ठीक ठाक हैं तो इन सभी को मिला के वैश्विक खुशहाली सूचकांक की रिपोर्ट को बनाया जाता है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में 153 देशों को शामिल किया गया है। सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड पहले पायदान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है। भारत की स्थिति देख लेते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत को 144वां स्थान मिला है, जो पिछले वर्ष से 4 स्थान कम है। पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन से भी हमारे देश की स्थिति इस समय खराब है। नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी कोरोना का काल चल रहा है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है ना, तो इसको ऐसा कुछ नहीं है, फिर से स्थिति सही हो जाएगी, फिर से हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। क्या है ये सतत विकास समाधान नेटवर्क, देख लेते हैं। सतत विकास समाधान नेटवर्क सतत विकास के लिए व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है। क्या जुटाता है? वैश्विक वैज्ञानिक, पूरे विश्व से वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस जलवायु समझौते का कार्यान्वयन भी शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है। कौन? सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क।
आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होने के कारण और तीव्र नगरीकरण के कारण वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में इस बार नगरों को भी शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। इसमें जो 3 सबसे शीर्ष नगर हैं खुशहाल नगर, वो कौन कौन से हैं? हेलेंसिकी है फिनलैंड का, आरहुस है डेनमार्क का और वेलिंगटन है न्यूजीलैंड का। इसको वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 के नगर में शामिल किया गया है। हिंसक संघर्ष एवं तीव्र गरीबी से पीड़ित देश इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया और अफ़गानिस्तान हुआ है। ये दुनिया के विश्व के सबसे खुशहाल कम खुशहाल देशों में शामिल हैं। तो ये था आज का चैप्टर 2 का तीसरा पार्ट। कल चौथा पार्ट आएगा और चैप्टर 2 भी समाप्त हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, नोटबुक बना के रखिए, क्योंकि वीडियो का कोई भरोसा नहीं है। आजकल वैसे भी इंटरनेट ठीक ठाक नहीं चल रहा, नेटवर्किंग में दिक्कत आ रही है। तो आप नोटबुक ज़रूर बनाइए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य लोगों से शेयर भी करिए, है ना, ताकि वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर आके पढ़ाई कर सके। बाकी आज कल आपका दूसरा चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और परसों से हम तीसरे चैप्टर में आ जाएंगे, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, शुभ रात्रि।